नमस्कार। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम मौर्य साम्राज्य शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में ही हमने टॉपिक का सारा मैटर डाला हुआ है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन है, इन टॉप 50 क्वेश्चन में ही कम से कम 100-150 प्रश्न बनते हैं। यानी बहुत एक एक प्रश्न में ही कई कई चीज़ें शामिल करके प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। तो एक ही प्रश्न में 2-3 बातें बताई गई है और प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट कौन था? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था, देखो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न है, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? जो इतिहास लिखने वाला है वो भी विदेशी पूछा जा रहा है। यहाँ हमें ध्यान रखना है, भारतीय नहीं विदेशी पूछा जा रहा है। तो विदेशी व्यक्ति जिसने भारत का इतिहास लिखा तो वो था प्रथम इतिहासकार मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम किसके बारे में लिखा? तो मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम जो भारत का इतिहास लिखा उसमें सबसे पहले लिखा मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख की खोज किसने की? सम्राट अशोक ने अपने बारे में जो स्तंभ लेख लिखवाए हैं उसकी खोज सबसे पहले किसने की और किसने उन्हें पढ़ा? तो सबसे पहले खोज की 1750 ईस्वी में टिफेन टेलर ने, यानी टिफेन टेलर ने उनको ढूंढा और पढ़ने का प्रयास किया। यानी पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए और टिफेन टेलर द्वारा ढूंढे गए। तो ये अभिलेख यानी इसमें जो लिपि लिखी गई थी उसको पढ़ने में सफल हुआ जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने मात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की? जो महापात्र बोल सकते हैं इसको। अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की? तो इसकी नियुक्ति की 255 ईस्वी पूर्व में। वह ऐसा करने वाला प्रथम मौर्य सम्राट था। तो हमें ध्यान रखना है, पहला सम्राट कौन था ऐसा करने वाला? सम्राट अशोक। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं? तो मौर्य काल की जानकारी देने वाले स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत एक तो, और एक साहित्यिक स्रोत। दो प्रकार के स्रोत हैं, इनमें कौन कौन से हैं? पुरातात्विक में क्या क्या मिलता है जिससे हमें जानकारी मिलती है? एक मिलते हैं अभिलेख, दूसरे सिक्के और मृदभांड। इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है या किसी भी प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो मौर्य साम्राज्य की जो पुरातात्विक स्रोत हैं अभिलेख, सिक्के व मृदभांड है। इसके अतिरिक्त साहित्य लिखे गए हैं, साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होते हैं, यानी जो भी ग्रंथ, रचनाएं, पुस्तकें लिखी गई है उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का समय क्या था? जो मौर्य काल का समय था वो था 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ये हमें याद रखना है। मौर्य काल का जो समय था वो ईसा पूर्व से है, यहाँ ईस्वी सन या विक्रम संवत ऐसा कुछ नहीं है। ईस्वी पूर्व हमें याद रखना है, वो भी 323 से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व कैसे स्थापित हुआ? यानी जो मौर्य साम्राज्य आया अस्तित्व में वो कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई? तो देखो, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद है, ये घनानंद का वध कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाया। यानी चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। जो चाणक्य राजगुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो तक्षशिला के आचार्य थे। वहाँ घनानंद नाम का एक, मगध में घनानंद नाम का एक शासक हुआ करता था। वो अच्छा नहीं था और उसने चाणक्य का अपमान किया था। तो इस वजह से वो चाणक्य को पसंद नहीं था। कुछ समय बाद चाणक्य को चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का दिखाई दिया। तो इस चंद्रगुप्त में चाणक्य ने वो गुण देखे कि ये बहुत कुछ कर सकता है। तो चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा चाणक्य के द्वारा की गई और चाणक्य से दीक्षित होकर ही आने वाले समय में, यानी थोड़े दिन बाद, घनानंद का वध कर दिया और चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा दिया। ये कार्य किया चाणक्य ने। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। और न केवल मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ
मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार भी हुआ। चाणक्य कौन थे? तो देखो चाणक्य थे, इनका नाम कौटिल्य भी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जैसा कि मैंने बताया कि कैसे मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, और जो कहानी के माध्यम से मैंने बताया उसके अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? यानी चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की और पुस्तक में किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो चाणक्य की पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये नाम से तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थ संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें जानकारी प्राप्त होती है राजनीति संबंधी, यानी जो शासन संबंधी जानकारी है वो पूरी इसमें मिलती है। और इसकी जो भाषा है अर्थशास्त्र की वो संस्कृत है, यानी संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ हर प्रश्न में कई कई बातें शामिल की गई है, और प्रश्न एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कौन सी पुस्तक, तो अर्थशास्त्र, इसमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, इसकी भाषा कौन सी है। इसी प्रकार से कई प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 से 4 तक की जानकारी, 2 से 4 तक बातों की जानकारी मिलती है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक में कितने अध्याय है? यानी चाणक्य द्वारा जो रचित पुस्तक है उसमें कितना मैटर है? तो देखो उसमें है 15 अधिकरण है। ये इन 15 अधिकरणों को 180 प्राधिकरणों में विभाजित किया गया है, यानी 180 प्राधिकरण है। उसके अतिरिक्त जो श्लोक है उनकी संख्या 4000 या 6000 अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। तो आप ऑप्शन में देख लेना, 4000 आए तो 4000 पे टिक कर देना, 6000 आए तो 6000 पे टिक कर देना। इसके अतिरिक्त चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, जो पुस्तक है अर्थशास्त्र इसकी खोज किसने की? यानी जो इसकी खोज है वो की 1905 में तंजोर भट्ट नाम का व्यक्ति, यानी तंजोर भट्ट के स्वामी ने इसकी खोज की और ले जाकर के मैसूर के पुस्तकालय अध्यक्ष श्याम शास्त्री को दे दी। यानी ये तो मैसूर के पुस्तकालय अध्यक्ष श्याम शास्त्री, तो 1905 में खोज तो तंजोर के भट्ट स्वामी ने की थी, और इन्होंने श्याम शास्त्री ने 1909 में इसको प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में किसका उल्लेख मिलता है? यानी जो अधिकरण है उसके छठे अधिकरण में किसका उल्लेख मिलता है? तो छठे अधिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो छठे अधिकरण में मिलता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें इस पर, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सप्तांग सिद्धांत है, उसमें किस किस के बारे में बताया गया है? सप्त प्लस अंग, यानी 7 अंग के बारे में बताया गया है। कोई भी जो राज्य होता है उसमें 7 कौन से मुख्य अंग है? राजा, जनपद, मंत्री, अमात्य है ये, सेना, मित्र, दुर्ग और कोष। तो इस प्रकार से ये है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित किन व्यापारिक मार्गों का महत्व अधिक बताया गया है? यानी अर्थशास्त्र में कुछ व्यापारिक मार्गों का उल्लेख हुआ है, तो वो 4 व्यापारिक मार्ग है जिनका उल्लेख हुआ है, उसमें किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो उत्तर भारत की अपेक्षा, जो उत्तर भारत के व्यापारिक मार्ग है उसकी अपेक्षा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों को अधिक महत्व दिया है। अर्थशास्त्र में किन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, उनमें कई चीज़ों का उल्लेख है, कई बातों के बारे में बताया गया है। तो जैसे व्यापारिक मार्गों के बारे में बताया, वैसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में बताया है जो कहाँ की प्रसिद्ध थी, प्रमुख जो है उनके बारे में। तो देखो कलिंग की क्या थी? कलिंग के हाथी, काशी के सूती वस्त्र, नेपाल के कंबल, कम्बोज के घोड़े और मगध के बाट बनाने वाले पत्थर प्रमुख थे। नंद वंश के समापन और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यानी जो नंद वंश का समापन हुआ घनानंद को मार के, अंतिम शासक, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक होगा घनानंद, क्योंकि इसके बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया, तो अंतिम शासक हुआ घनानंद। तो नंद वंश के समापन और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है नंदवंश के समापन और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी। और ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है, इसे प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा गया है। अगला प्रश्न है,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा, कहाँ बताया गया है? परीक्षा में आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सुमेलित करने वाले, या इनमें से कौन सा सत्य कथन है या कौन सा असत्य कथन है, चार कथन देने के बाद ये पूछा जाता है, या फिर किसी का भी कथन देकर पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है। तो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा, ये कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है मंडल सिद्धांत में। मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज था सेल्यूकस का राजदूत, जो विदेशी शासक था उसका राजदूत था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। सेल्यूकस की पुत्री थी हेलिना, उसका विवाह होता है। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मैगस्थनीज ने भी जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडिका। इंडिका मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो इंडिका है उसकी जो प्रतियां प्राप्त होती है उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस मिलता है। कौन सी पुस्तक में? इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोटस मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके मध्य हुआ? जैसा अभी हमने देखा कि सेल्यूकस, तो सेल्यूकस की पुत्री से विवाह होता है चंद्रगुप्त का, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तो किसके मध्य हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ हुआ। चंद्रगुप्त की पुत्री हेलेना के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय, तो उसका गवर्नर कौन था? उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त। अशोक के अभिलेख को टिफैन टेलर ने कितने भागों में बांटा? जो अशोक के अभिलेख खोजे थे टिफैन टेलर ने, उनको कितने भागों में बांटा? तो उनको बांटा 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। यानी इनको 3 भागों में बांटा। 3 प्रकार से इसने बताया कि इसने जो अभिलेख लिखा है वो शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के शिलालेख प्राप्त होते हैं? अब हम बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख के बारे में। तो कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं? 2 प्रकार के शिलालेख प्राप्त होते हैं, दीर्घ और लघु। ये जो अभिलेख है, शिलालेख है दीर्घ और लघु। तो दीर्घ जो अभिलेख है वो 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, और उन 8 स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में 14 राज्य की आज्ञाएं मिलती है। यानी इस प्रकार से जो अभिलेख होते हैं ये 8 मिले हैं, 8 की संख्या में मिले हैं, 8 स्थानों से मिले हैं, और प्रत्येक अभिलेख में राज्य की 14 आज्ञाएं लिखी हुई है। इस प्रकार से 14 आज्ञाएं लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है। और लघु जो शिलालेख है उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। किन 2 स्थानों से लेखों पर जानकारी प्राप्त नहीं होती है? जो अभिलेख लिखे हुए हैं इनमें किन 2 स्थानों से जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो धोली तथा जोगढ़ नाम के 2 शिलालेख, जहां से 11वें, 12वें और 13वें शिलालेखों पर लिखी जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी जो ये 11वां, 12वां और 13वां नंबर का है, इनकी जानकारी धोली और जोगढ़ से प्राप्त नहीं होती है। किन 6 स्थानों पर 7 स्तंभ लेख की जानकारी मिलती है? अब हम स्तंभ लेख के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्तंभ लेख कितने हैं। तो स्तंभ लेख की संख्या है 7, लेकिन स्थान कितने? 6। यानी 6 स्थानों से 7 स्तंभ लेख मिलते हैं। और ये कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। ये है दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोकरा। तो हमें याद करने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं, 2 दिल्ली के साथ, 2 लोरिया और 1 रामपुरवा, 1 प्रयाग। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा बिहार से और प्रयाग इलाहाबाद से। इनके बारे में हम जानकारी आगे लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध लघु स्तंभ लेख कौन सा है? यानी अब स्तंभ लेख के बारे में देख रहे हैं, तो सबसे प्रसिद्ध लघु स्तंभ लेख कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध है सांची का स्तंभ लेख। आर्थिक अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहते हैं? तो आर्थिक अभिलेख कहते हैं रुमनदेही अभिलेख को। कर नीति के बारे में है ये, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख कहते हैं। गुहा स्तंभ लेख की आकृति कैसी है? अब हम देख लेते हैं गुहा लेख के बारे में। तो गुहा लेख की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल की आकृति के समान, इस प्रकार से ये गुफाएं बनी हुई है। इन्हीं हम गुहा स्तंभ लेख कहते हैं। यानी यहाँ पर जो गुफाएं हैं उन पर जो लेख है, जो चित्रकारी है, जिस प्रकार से भी लेखन किया गया है, तो इन्हें गुहा स्तंभ लेख कहा जाता है।
अशोक का नाम प्रियदर्शी कहाँ से मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है भाबरू या बैराट से। ये कहाँ है? ये है जयपुर, जयपुर राजस्थान। सम्राट अशोक के प्राप्त दीर्घ शिलालेख कौन कौन से हैं? जो सम्राट अशोक है उसके दीर्घ शिलालेख कौन कौन से हैं? तो इनको हम देखो एक साथ देखते हैं और इनकी हम ट्रिक भी देखेंगे। इसीलिए मैंने पहले कहा था वीडियो को स्किप नहीं करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप इनको देखोगे तो आपको परीक्षा में बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये मानसेहरा है, मानसेहरा। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये है मानसेहरा। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी दोनों कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मिले हैं। और खरोष्टी इनकी लिपि है। उसके बाद देखो ये ट्रिक के लिए लिखे गए हैं यहाँ पे। ये मानसेहरा है लेकिन इसको मान पूरा आएगा, इसमें न पूरा आएगा। उसके बाद कालसी उत्तराखंड से, इसकी लिपि ब्राह्मी है। जोगढ़ उड़ीसा से, सोपेरा महाराष्ट्र से, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश से, और गिरनार गुजरात से, और धौली उड़ीसा से। तो इसकी ट्रिक है शाम को जो सोए गधा, शाम को जो सोए गधा। तो सा से है शाहबाजगढ़ी, म से है मानसेहरा, को यहाँ को की जगह का समझ सकते हैं हम, का से है कालसी, और जो से जोगढ़, सोए से सोपेरा, ए से एरागुड़ी, ग से गिरनार, और धा से धौली। तो इस प्रकार से ये सभी एक साथ हमने ट्रिक में पढ़ लिए और याद कर लिए। यानी ट्रिक को याद रखना, सारे याद रह जाएंगे। सम्राट अशोक के प्राप्त दीर्घ शिलालेख। आगे देखते हैं कलिंग का युद्ध कब हुआ? जो कलिंग युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो इसके बारे में हम देखो यहाँ दो तीन चीजें देखते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अशोक ने कब क्या किया। तो सबसे पहले देखते हैं 273 ईसा पूर्व। देखो यहाँ संख्या उल्टी लगेगी लेकिन ईसा पूर्व की बात है, तो जो ज्यादा नंबर वाला है वो पहले आएगा और कम नंबर बाद में। इससे हमें समझ में आएगा 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हत्या ली। यानी 273 में तो वो 99 भाइयों को उसने मारा। तब तक उसका कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ, वो प्रयास करता रहा और 99 भाइयों को उसने मार दिया। कब से? 273 ईस्वी पूर्व से। उसका राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। फिर 8 वर्ष पश्चात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, यानी कलिंग युद्ध हुआ। ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। तो हमें याद रखना 8 वर्ष बाद। 61 से 69 8 वर्ष निकलते हैं, यानी पहले 69 फिर उसके बाद 261, 8 वर्ष होते हैं इस प्रकार से। तो 8 वर्ष पश्चात कलिंग युद्ध हुआ। धम्म की परिभाषा कहाँ से मिलती है? तो धम्म की परिभाषा मिलती है राहुलोवाद से। शिलालेख की 5वीं पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? जो शिलालेख है लिखवाए गए हैं उसकी 5वीं पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंने बताया कि 14 राज्य आज्ञाएं हैं, तो 1 से लेकर 14 तक में कुछ न कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने बहुत अच्छा लिखवाया है, अच्छी बातें लिखवाई है और उसको सब मानते भी थे। तो 5वीं में क्या लिखा हुआ है? 5वीं में लिखा हुआ है धम्म महापात्रों की नियुक्ति। यानी धम्म महापात्र की नियुक्ति किसमें होगी? 5वीं पंक्ति के अनुसार। शासन के 10वें वर्ष धम्म यात्रा का उल्लेख यहाँ महापात्र की नियुक्ति के बारे में है, और यहाँ शासन के 10वें वर्ष के बाद धम्म यात्रा का उल्लेख शिलालेख की किस पंक्ति पर उत्कीर्ण है? तो यह है 8वीं पंक्ति पर। ऊपर 5वीं पंक्ति में, नीचे 8वीं पंक्ति पर, सब पे अलग अलग बातें लिखवाई गई है। कलिंग के युद्ध की जानकारी शिलालेख की कौन सी पंक्ति पर उत्कीर्ण है? यानी जो कलिंग युद्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, तो ये लिखवाया गया 13वीं पंक्ति में। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये किसने कहा? तो ये कहा था सम्राट अशोक ने। 14वीं पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान है और प्रजा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। सम्राट अशोक का नाम अशोक किन किन लघु शिलालेखों पर प्राप्त होता है? यानी सम्राट अशोक का नाम अशोक किन किन शिलालेखों पर प्राप्त होता है? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदेल गोलमा।
तो इन पर अशोक का नाम अशोक मिलता है, जबकि प्रियदर्शी नाम मिलता है भाबरू बैराट शिलालेख से, जो कि राजस्थान जयपुर में है। त्रिरत्न शिलालेख की खोज किसने की? जो त्रिरत्न शिलालेख है उसकी खोज की कैप्टन बर्ट ने। और ये त्रिरत्न कहाँ, कौन से शिलालेख से मिलते हैं? ये भी भाबरू बैराट से मिलते हैं। इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। और ये त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। सर्वप्रथम कौन सा शिलालेख पढ़ा गया? तो सर्वप्रथम जो शिलालेख पढ़ा गया वो है दिल्ली टोपरा। अकबर का लेख किसे कहते हैं? अकबर का लेख कहते हैं प्रयाग कौशाम्बी को। ये वृहद अभिलेख है जिसे अकबर ने लिखवाया था, और इलाहाबाद अकबर के द्वारा ही लाया गया था। कहाँ से? कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया, और इसे बीरबल अभिलेख भी कहते हैं। देखो यहाँ भी 3-4 बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लघु स्तंभ लेख किसे कहते हैं? तो लघु स्तंभ लेख कहते हैं जिस पर अशोक की राजकीय घोषणा का उल्लेख मिलता है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी अशोक के पिता बिंदुसार ने। अशोक ने कौन कौन से गुआलेख बनवाए? तो अशोक ने जो गुआलेख बनवाए कौन कौन से थे? अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर राज्याभिषेक के बाद 12वें वर्ष, यानी राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सुदामा गुफा, 19वें वर्ष कर्ण चौपार गुफा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। अशोक के पुत्र ने कौन सी गुफा का निर्माण कराया? तो अशोक के पुत्र ने 3 गोपिका गुफा का निर्माण कराया। ये नागार्जुन की पहाड़ियों पर है। गुहा लेखों की भाषा कौन सी थी? तो जो गुहा लेख यानी गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं उनकी भाषा थी प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अशोक को अभिलेख लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अशोक ने देखो सबसे पहले अभिलेख लगाने वाला सम्राट कौन है? तो सम्राट अशोक है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न है अशोक की अभिलेख लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली अशोक को? तो सम्राट अशोक को जो अभिलेख लगाने की प्रेरणा मिली वो ईरानी राजा डेरियस से मिली, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख पर किसकी आकृति दिखाई देती है? यानी जो दारा प्रथम है उसके जो अभिलेख है उन पर तो मानव आकृति दिखाई देती है, और वो महलों में लगे हुए हैं, महलों में लगे हुए हैं, और आकृति दिखाई देती है मानव आकृति। जबकि अशोक के अभिलेख है उस पर पशु आकृति दिखाई देती है, और इसके अभिलेख है वो खुले में है, खुले में लगे हुए हैं, वो कहीं बंद महलों में या भवनों में नहीं लगे हुए हैं। अशोक के अभिलेख किस प्रकार के पत्थर पर उत्कीर्ण है? तो जो अशोक के अभिलेख है वो एकाश्म पत्थर पर उत्कीर्ण है, जबकि जो दारा प्रथम है उसके अभिलेख पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। लेकिन जो अशोक के अभिलेख है वो एक पत्थर पर ही बने हुए हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं? जो अशोक के लघु स्तंभ लेख है वो प्राप्त होते हैं हमें 5 स्थानों से। अशोक कौशाम्बी स्तंभ लेख में किसका उल्लेख मिलता है? जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो उसमें मिलता है एकमात्र पुत्र तीवर का। अशोक का पुत्र था तीवर, उसका उल्लेख मिलता है, और रानी का उल्लेख मिलता है। पुत्र तीवर का ही उल्लेख मिलता है, अन्य पुत्रों का नहीं मिलता है, और साथ में रानी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। कहने को तो ये 50 प्रश्न है, लेकिन इनमें कहीं और भी बातें शामिल है जिससे ये 50 की जगह 100 या 150 प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इन्हें पूरा देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ताकि ये प्रश्न याद हो जाए और परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं हो। साथ ही आप हिंदी के वीडियो भी देखते रहें, और अगर आपको किसी और मैटर पे या इससे पहले जो वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जीके में, उसके अलावा हिंदी व्याकरण के वीडियो बनाए जाते हैं तो आप उन्हें भी देखें। और ये वीडियो यूट्यूब पे अतिशय अकेडमी नाम से सर्च करके आप देख सकते हैं।